Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 2, Block 4, MPCE 012, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. So today's topic is Rorschach test. अब कई लोग इसको तरह तरह से प्रोनाउंस करते हैं, बट आप गूगल करके एक बार देख सकते हैं. सो दिस इज रॉरशैक टेस्ट. सो रॉरशैक टेस्ट जो था, इसका सबसे पहले आइडिया आया था जो 1800 के टाइम पे लोग एक गेम खेला करते थे जिसमें इंक ब्लॉट को ऐसे ज्वाइन करके सिमेट्रिकल बनाया जाता था. एक ड्रॉप पेपर पे डाली जाती थी, प्लेन ब्लैंक जो पेपर होता है उस पर एक ड्रॉप डाली जाती थी एंड उसको फोल्ड कर दिया जाता था, तो वो आधा आधा करके ऐसे दो सिमेट्रिकल डिज़ाइन बन जाती थी. और जो इंक ब्लॉट होता था वो दूसरों से पूछा जाता था कि ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसको आइडेंटिफाई करो. सो ये 1800 में ब्लॉट 2 करके टेस्ट था. आई डोंट नो इसको ब्लॉटो पढ़ेंगे या ब्लॉट 2 पढ़ेंगे, बट ये ब्लॉट वाला टेस्ट हुआ करता था. इसके बाद एल्फ्रेड बिनेट, उन्होंने ये टेक्निक फाइंड आउट की जिसमें वो बच्चों से पूछते थे कि उनको एग्जामिन करते थे, उनकी इमेजिनेशन को एग्जामिन करते थे इसी गेम से. उसके बाद आए स्विस साइकियाट्रिस्ट जिसको हरमन रॉरशैक के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने मेंटल पेशेंट के ऊपर ये टेस्ट लगाना शुरू किया और देखना शुरू किया कि वो किस तरह से डिफरेंटली इस चीज़ को रेस्पॉन्ड करते हैं जब इंक ब्लॉट उनके सामने लाया जाता है. सो ओरिजिन अगर हम माने तो ये यूरोप में हुई, लेकिन धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट और जो ये इलेबोरेट हुआ ये यूनाइटेड स्टेट में हुआ. फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ जो ये रॉरशैक टेस्ट है इसको करने के लिए स्कोरिंग भी तरह तरह की, मतलब आप स्कोर कैसे करोगे, चलो आपने टेस्ट कर लिया, आपने इंटरप्रेट कर लिया, बट देन आप स्कोर कैसे करोगे. तो स्कोरिंग के लिए बहुत सारे स्कोरिंग मेथड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने निकाले हैं, जैसे क्लॉफर, बैक, हर्ट्स, पायोट्रॉक्सकी एंड रोपोपोर्ट. इनके स्कोरिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं रॉरशैक सिस्टम में स्कोर करने के लिए. बट अगेन जो डिफरेंट, क्योंकि इनके एडमिनिस्टर करने का जो इतने लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये जब ये स्कोरिंग करते थे तो स्कोरिंग की टेक्निक इनकी बहुत अलग अलग थी. मतलब जिस तरह से एडमिनिस्टर करना है, किस तरह से स्कोरिंग करना है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, और क्या इंस्ट्रक्शन देना है, वो सारे इन सबके मेथड्स में अलग अलग थी. तो ऑब्वियसली बहुत कंफ्यूजिंग है. सो टेस्ट एक है लेकिन उसको स्कोर करने के तरीके अलग अलग हैं, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है. और हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा रेटर या ऐसा स्केल बने हमारे पास आए जो सबके सब यूज़ कर सके, एक ही मेथड हो सब में. सो ये हमारा मेन आइडिया है जब हम रॉरशैक टेस्ट के बारे में बात करते हैं. नाउ नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्शन. ये टेस्ट होता क्या है, रॉरशैक टेस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो रॉरशैक टेस्ट होता क्या है और इसमें कैसे क्या है. इसमें 10 कार्ड्स होते हैं जिसमें इंक ब्लॉट्स बने होते हैं और वो सिमेट्रिकल होते हैं, लेफ्ट राइट उनका एक जैसा ही दिखता है, मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के. और इसमें जो फर्स्ट 5 कार्ड्स होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, और उसमें कुछ ग्रे की शेड भी आपको मिलेगी, एंड बाकी के जो 5 होते हैं वो कलर्ड होते हैं. एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया है, देखिए ये सिमेट्रिकल है, इस इतना पोर्शन जितना दिख रहा है यही इस साइड भी उतना ही पोर्शन दिखाई दे रहा है. सो ये इस तरह से सिमेट्रिकल होता है. सो इसको देख के कोई कुछ और नाम देगा, कोई इसको हिप बोन जैसा दिखाई दे रहा है ये वो बोलेगा, कोई इसको बटरफ्लाई बोलेगा, है ना. सो डिपेंडिंग अपॉन कौन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से फिर उसको एनालाइज करना पड़ता है. नाउ इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. हम एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्टर मतलब जब हम अपने पेशेंट को ये चीज़ देते हैं, पेशेंट या सब्जेक्ट बोलेंगे क्योंकि पेशेंट तो फिर उसका डायग्नोसिस हो चुका तब वो पेशेंट बना है. हम आपके अपने सब्जेक्ट को जब ये टेस्ट देते हैं तो आप उसको एडमिनिस्टर कैसे करेंगे. तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं एडमिनिस्टर करने की, लेकिन जो कॉमन चीज़ है जो हम जो भी क्लिनिशियन ये टेस्ट करेगा वो पहला कार्ड पकड़ा के जो क्लाइंट को बोलता है वो सेम डायलॉग बोलता है. डायलॉग क्या है, टेल मी व्हाट यू सी, बताओ
ये तुम क्या देख रहे हो, एंड व्हाट इट माइट बी फॉर यू, तुम्हें क्या लगता है ये क्या होगा। एंड देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स, और इसमें कोई भी जो भी आप बोलोगे कोई भी राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता। जस्ट टेल मी व्हाट इट लुक्स लाइक टू यू, और मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हें ये देख के क्या महसूस होता है, क्या चीज़ है। सो जितने भी उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक हम सारे कार्ड्स पकड़ाते जाते हैं, मतलब टोटल 10 कार्ड्स हैं, तो वन आफ्टर दी अदर पकड़ाते जाते हैं। क्लिनिशियंस जो होते हैं इसको वर्बेंटिम भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और जितने टाइम लेकर पेशेंट ने वो उसको रिप्लाई किया है, आपके सब्जेक्ट ने रिप्लाई किया है, उसको रिस्पॉन्स दिया है, उसको भी नोट डाउन करते हैं। एंड टोटल टाइम उसने हर एक कार्ड में कितना दिया है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। बाकी के जो क्लिनिशियन नोट्स बनाते हैं उसमें ये भी देखते हैं कि उसने कार्ड को कैसे पकड़ा था, उसने सीधा पकड़ के किया है या राइट साइड अप किया है या अप साइड डाउन किया है या साइडवेज किया है, क्या पोजीशन थी कार्ड की जब वो आंसर दे रहा था, वो देखना है, उसके एक्सप्रेशंस देखना है, उसका बिहेवियर देखना है, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। और अगर उसने कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है या उसका जो अजीब सा रिमार्क है वो भी रिकॉर्ड करना होता है, तो आप इसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं पेशेंट की, या फिर आप लिख भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और आपका सब्जेक्ट जो है वो कितना कॉन्सेंट आपको देता है करने का। नाउ जब क्लिनिशियन आगे जब मूव करेगा तो नेक्स्ट स्टेट जो होता है, नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है ये इंक्वायरी। इंक्वायरी में पेशेंट को फिर से वही कार्ड्स दिखाए जाते हैं और उसको बताया जाता है कि आपका ये रेस्पॉन्स था, और आपने ये रेस्पॉन्स क्या सोच के दिया, आपका क्या माइंडसेट था, आप क्या सिनेरियो को लेते हुए आपने रिप्लाई किया, ये हम पूछ सकते हैं। किस वजह से उसने ये वाला आंसर दिया, उसको आंसर भी बताते हैं। एंड देन उसे ये भी पूछते हैं कि हर एक कार्ड में एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, किस जगह को, किस एरिया को देख के उसने आंसर दिया है, क्या उसने वाइट पोर्शन देखा था या ब्लैक पोर्शन देखा था या पूरा पोर्शन देखा था या किसी कोने में देखा था, क्या देखा था, वो वाली चीज़ें हम देखते हैं। एंड पेशेंट को बोलते हैं कि अपने आंसर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, तो ये आप कर सकते हैं। देन स्कोरिंग की बात आ जाती है। जब हम स्कोरिंग करते हैं इस टेस्ट की तो अगेन स्कोरिंग टेक्निक वेरी करती है जैसे मैंने बताया, और लेकिन 3 मेजर क्राइटेरिया को हम ज़रूर स्कोर करते हैं। नंबर 1 इज़ लोकेशन, मतलब कि कार्ड के कौन से एरिया को पेशेंट बहुत ध्यान से देखकर रेस्पॉन्ड कर रहा था, क्या वो पूरे ब्लॉट को देख रहा था या लार्जर डिटेल देख रहा था या स्मॉल डिटेल देख रहा था या वाइट स्पेस देख रहा था या क्या देख रहा था, ऐसे करके आपको पूछना है। दूसरा कंटेंट, कंटेंट मतलब ऑब्जेक्ट का नेचर क्या था, क्या उसने एनिमल बोला है उस पिक्चर को, या पर्सन बोला है, रॉक बोला है, फॉग बोला है, क्लोथ बोला है, क्या बोला है उसको, वो कंटेंट हो गया। एंड देन डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स मतलब कि उसने फॉर्म क्या देखा, उसमें कार्ड में पेशेंट को क्या चीज़, किस चीज़ ने प्रॉम्प्ट किया है, मतलब कि फॉर्म ऑफ ब्लॉट, ब्लॉट जिस तरह का है, या उसका कलर ने प्रॉम्प्ट किया है, या उसका टेक्सचर, या अपेरेंट कुछ मूवमेंट या शेडिंग, कुछ कुछ उसको समझ आया है, वो चीज़ें आपको देखना है। तो कुछ जो सिस्टम्स होते हैं स्कोरिंग के वो बहुत पॉपुलर है, और ओरिजिनल रेस्पॉन्सेज को हम बहुत ध्यान से देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं फिर, मतलब जो पेशेंट ने रेस्पॉन्ड किया है और जो पॉपुलर रेस्पॉन्सेज हमारे पास होते हैं पहले से, मतलब जनरली लोग एक चीज़ को देख के 70% लोग ना सेम जवाब देते हैं किसी भी इंक ब्लॉट को देख के, एंड बाकी के 30% कुछ और तरह तरह से देते हैं। सो हम उससे कंपेयर करते हैं फिर स्कोरिंग के टाइम पे कि इसने अलग दिया है या वही 70% पॉपुलेशन में ही ये सोच के बात कर रहा है आपसे। एक और पॉपुलर स्कोरिंग मेथड जो है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वो है एक्सनर्स कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ स्कोरिंग। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसमें 54 इंडेक्सेस जो हैं, 54 इंडिसेस कहते हैं उसको, प्लूरल इज इंडिसेस। 54 इंडिसेस को कैलकुलेट किया जाता है इस स्कोरिंग सिस्टम में। और जो एक्चुअल स्कोरिंग है रॉर्शैक टेस्ट की, उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब ये हमने 3 सेक्शंस में यहाँ स्कोरिंग किया था, डिटर्मिनेंट्स, कंटेंट एंड लोकेशन, तो उसके ही बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम स्कोरिंग करते हैं तो हम नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनका जो परसेंटेज है वो टोटल रेस्पॉन्सेस से कंपेयर करके हम निकालते हैं। फिर हम एक और रेशो भी निकालते हैं जो होता है उसके रेस्पॉन्सेस और दूसरों अनदर सेट के साथ, मतलब दूसरे सेट कौन से हैं कि नंबर ऑफ मूवमेंट उसने कितने बताए, नंबर ऑफ कलर रेस्पॉन्सेस कितने दिए हैं, उनके साथ भी इसका रेशो निकालते हैं। सो इस तरह से हम बहुत सारे रेशो निकाल के कैलकुलेट करते हैं।
फिर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, हमेशा ये ट्रू नहीं है, मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए है, आप इसको बेस बना के रॉर्शैक टेस्ट नहीं कर सकते, इट्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मतलब ज़्यादातर क्या होता है जनरली 70% केसेस में क्या समझ में आया है वो बताया है, बट इट इज़ नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल। तो कुछ एग्जाम्पल में इन्होंने बताया जैसे कि पेशेंट अगर किस ओवर यूज़ करता है, सो वो कन्फर्मिटी को जो फॉर्म मतलब जैसे कोई एनिमल हो गया या पर्सन हो गया या कोई और ऑब्जेक्ट की बार बार बात करता है, तो मतलब वो कन्फर्मिटी को रिफ्लेक्ट करता है उसके अंदर कि वो एक चीज़ से बहुत ज़्यादा कन्फर्म्ड है। देन पुअर फॉर्म कपल्ड विद अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज, कि उसने फॉर्म जो बताया बहुत अजीब सा बताया है, कोई ढंग का फॉर्म नहीं बताया है और रिस्पॉन्सेज भी अजीब से दे रहा है, तो वो साइकोसिस को रिफ्लेक्ट करता है। कलर जो है वो इमोशनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो सो अगर ये जो कलर उसने बताया है वो एक सही फॉर्म के साथ एकम्पनीड नहीं है, सो वो इंडिकेट करता है इम्पल्सिविटी। मतलब वो कलर तो बता रहा है लेकिन उसने कोई ऑब्जेक्ट एनिमल किसी स्ट्रॉन्ग गुड फॉर्म का एग्जांपल नहीं दिया, ऐसी हवा का एग्जांपल दे दिया, कुछ ऐसे रैंडम एग्जांपल दे दिया कलर के साथ, तो वो इम्पल्सिविटी बताता है। देन अगर वो वाइट स्पेस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो ये अपोजिशनल या साइकोपैथिक क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। देन होल ब्लॉट को अगर वो पॉइंट करता है तो इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, वो इंटीग्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इस तरह ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। देन अगर वो डिटेल्स में बहुत बहुत एक्सटेंसिवली डिटेल में जाता है, सो ये उसकी कंपल्सिविटी एंड ऑब्सेशनल टेंडेंसीज को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो ये कुछ इन्होंने एग्जांपल देके बताया कि कैसे हमें इंसान ने क्या चूज़ किया है और क्या आपको बता रहा है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्मॉल एनिमल्स अगर उसको दिख रहा है तो वो पैसिविटी बता रहा है, जैसे उसको अगर रेस्पॉन्सेज में ब्लड, क्लॉज, टीथ इस तरह की इमेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब ये एग्रेशन एंड हॉस्टिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो और अगर कार्ड को वो टर्न कर रहा है, बार बार इधर उधर उल्टा करके देख रहा है या वो, तो यानी कि उसको सस्पिशियसनेस बहुत ज़्यादा है, वो लोगों पे शक करता है, ट्रस्ट नहीं करता है। सो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि हम कर सकते हैं। नाउ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रॉर्शैक स्कोर के बारे में बात करें तो इसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी साबित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब तक के जितनी भी स्टडी हुई है उसके बेसिस पे ये बहुत एक्सीलेंट इंटर रेटर रिलायबिलिटी मानी गई है, स्पेसिफिकली एक्सनर्स स्कोरिंग सिस्टम से अगर आप इसको स्कोर करते हैं तो। फिर हमारे पास एविडेंसेस बहुत लिमिटेड है जो इसको सपोर्ट करते हैं, इसके स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगेन इसको स्कोर करना एक तो बहुत मुश्किल काम है, सब बायस भी हो सकता है ये, सो इसीलिए मुश्किल होता है इसको इसकी रिलायबिलिटी को प्रूव करना भी। इन्होंने ये बताया कि अगर दो क्लिनिशियंस को आप एक साथ ट्रेन करते हैं और वो सेवरल ईयर्स तक उसको प्रैक्टिस करते हैं तो इस टेस्ट की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी आएगी। और अगर अलग अलग क्लिनिशियंस जो अलग अलग जगह पे ट्रेंड होके आए हैं उनसे आप करवाएंगे तो रिलायबिलिटी पुअर आएगी। सो बहुत सारे क्लिनिशियंस जो हैं ये इसको अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करते हैं, अपनी अप्रोचेस को यूज़ करके इसको इंटरप्रेट करते हैं, और इसीलिए इसकी रिलायबिलिटी प्रूव करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। नाउ कमिंग टू वैलिडिटी। अच्छा, मैं रिलायबिलिटी की बात बताऊँ। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि एक टेस्ट को कई बार करने पर भी सेम रिजल्ट दे तो वो हम रिलायबल मानते हैं। तो इसमें सेम रिजल्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि सब अपने अपने तरीके निकालते हैं करने के लिए, और कोई एक हमारे पास सॉलिड स्केल नहीं है या वेल एक्सेप्टेड स्केल नहीं है जिसको हमेशा ही यूज़ करने के लिए हमें सजेस्ट किया जाता है। इसीलिए वैलिडिटी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए ये वैलिड टेस्ट है करके। सो रॉर्शे लिटरेचर ये कहती है कि इसका तो यूटिलिटी वैरायटी की है, मतलब इतनी वास्ट यूटिलिटी है रॉर्शैक टेस्ट की कि आप किसी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसको बहुत सारे तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं और ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, इसलिए इसको वैलिड प्रूव करना भी हमारे लिए ट्रबलसम है। जो ऐसे ही था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, वो मैंने छोड़ दिया है, बट आप चाहो तो आप रीड कर सकते हो। ये सिर्फ ओवरव्यू है मेरा वीडियो, सो दैट आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में, और आप सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट, तो आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करें।
नाउ रॉर्शक टेस्ट के बारे में ये भी बताया है कि ये यूज़फुल है क्योंकि अब इसको इस पे है ना फोकस हम कर सकते हैं अनकॉन्शियस फंक्शनिंग को पता करने के लिए, और इंडिविजुअल किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ये भी हम इस टेस्ट को यूज़ करके पता कर सकते हैं। तो आप ये बताओ कि वैलिड है कि नहीं है ये टेस्ट। अगेन कुछ क्रिटिक्स हैं जो इस पे शक भी करते हैं कि इसका कोई यूज़ नहीं है। नाउ अब हम बात करते हैं रॉर्शक इंकब्लॉट मेथड। सो कई लोग ये कहते हैं कि हम इसको टेस्ट नहीं बोल सकते, हम इसको मेथड बोल सकते हैं। रॉर्शक जो इंकब्लॉट है ये मेथड है, इट इज़ नॉट अ टेस्ट। वाई इट इज़ नॉट अ टेस्ट? बिकॉज टेस्ट में तो आपको रिजल्ट मिलता है ना, इसमें तो हमें रिजल्ट मिल ही नहीं सकता, हम किसी का डायग्नोसिस नहीं कर सकते इस टेस्ट को यूज़ करके। हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से एनालाइज करता है चीज़ों को। सो इसीलिए इस पे ये करना कि हम इसको टेस्ट बोलें तो वो थोड़ा सा सही नहीं होगा। सो अभी यहाँ और आगे इन्होंने ना वेइनर के बारे में बात किया है। वेइनर ने हमें आर्ग्यू भी किया है कि ये जो रॉर्शक टेस्ट मेथड है, ये इसको हम मेथड बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं पर्सन के बारे में। और जो डाटा हमें मिलता है इससे, वो हमें ये भी बताता है कि कोई भी टिपिकल किसी प्रॉब्लम को या किसी डिसीजन को हम किस तरह से लेते हैं ये भी हमें बता देता है। और किस तरह से इंसान परसीव करता है चीज़ों को ये भी हमें रॉर्शक मेथड से पता चल जाता है। वेइनर ने ये भी बताया कि ये इंट्रोगेशनिस्ट व्यू है रॉर्शक टेस्ट का, क्योंकि इसका जो मेथड है वो हमें एक बहुत रेलिवेंट पिक्चर बता देता है किसी की पर्सनालिटी के बारे में, कि उसका पर्सनालिटी स्ट्रक्चर कैसे होगा, पर्सनालिटी डायनामिक्स कैसे होगा। सो जो इंट्रोगेशन के लोग होते हैं, इंटरोगेट करते हैं, उनके फील्ड में बहुत यूज़फुल टेस्ट है ये। क्यों, आगे हम देखेंगे क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ और वेइनर ने क्यों ऐसा बोला था। सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो रॉर्शक है एज अ मेथड, अगर हम इसको यूज़ करें तो ये बहुत आस्पेक्ट में यूज़फुल हो सकता है। ये बहुत सारे डाटा हमें प्रोवाइड कर सकता है, एंड डायग्नोस्टिक एवेलुएशन में भी हमारी हेल्प कर सकता है, और हम बहुत सारे फैक्ट्स जनरेट कर सकते हैं, डाटा जनरेट कर सकते हैं। जो एम्पिरिकल डाटा है जो इसको सपोर्ट करता है, कि इसकी यूटिलिटी कितनी है, या फिर वैलिडिटी के बेसिस पे रॉर्शन एज अ रॉर्शक टेस्ट मेथड वो जनरेट की जा सकती है। एंड एज अ मेथड ये स्टिल बहुत यूज़फुल है, और क्लिनिकल सेटिंग्स में तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। Now, last topic of today's video is current and future status. अब हम अगर assessment instruments की बात करें, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं किसी का रिज़ल्ट निकालने के लिए, या जो जब हम फ्रीक्वेंटली उनको यूज़ करते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट आता है वो हमें सामने वाले के कुछ ना कुछ डिसऑर्डर या प्रॉब्लम के बारे में बता देते हैं। जब हम रॉर्शक टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, सो ये एक एज अ वैल्यूएबल स्किल हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। हम पढ़ने में हम इससे पढ़ सकते हैं, हम इससे सीख सकते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। नाउ 80% जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो असेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं रॉर्शक इंकब्लॉट टेस्ट को, और इसका शॉर्ट फॉर्म है RIM, रॉर्शक इंकब्लॉट मेथड। अपने वर्क में ये ज़रूर यूज़ करते हैं, और जो क्लिनिकल स्टूडेंट्स हैं उनको ये पढ़ना भी चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये आपके अंदर एक कंपटीशन ला देता है, आपको सिखा देता है कि कैसे एनालाइज करना है किसी की पर्सनालिटी को। सो इनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो पेशेंट के लिए होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और उनकी क्लिनिकल स्किल्स भी डेवलप हो जाती है। इवन ट्रेनिंग डायरेक्टर्स जो हैं वो भी रॉर्शक टेस्टिंग को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, उसको वैल्यू भी देते हैं। नाउ सो 3 जो टेस्ट्स हैं अभी तक जो एज अ टेस्ट बैटरी की तरह यूज़ होते हैं, जैसे वायस है, विस्क है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी है, इनके साथ ये RIM को भी यूज़ किया जा रहा है, सो दैट अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके न्यू जनरेशन्स को जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना चाहती है।
ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक अच्छी वर्किंग नॉलेज दे देता है। अगेन अगर हम आपसे पूछा जाए टॉपिक में कि करंट एंड फ्यूचर, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख के आनी पड़ेंगी। जो ये रॉर्शक टेस्ट है, इसका जो असेसमेंट है, इससे हमें फॉरेंसिक एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बेनिफिट होता है। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फॉरेंसिक एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस में। सो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में, पर्सनल इंजरी के बारे में पता चल जाता है। इंसान के का जब ट्रायल हो रहा होता है उसमें भी पता चल जाता है। एंड देन कस्टडी डिस्प्यूट्स में भी हम इससे बहुत चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो कितनी कितनी परसेंट इसकी यूटिलिटी है वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया, 48%, 32%, 41%। तो आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी भी एट प्रेजेंट ये पॉपुलर है, ऐसा नहीं है कि सोया हुआ से कोई टेस्ट है या पुराना पास्ट में कोई टेस्ट हुआ करता था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये टेस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस में भी यूज़ हो रहा है। बहुत सारे जर्नल्स जो पब्लिश होते हैं तो उसमें भी यूज़ हो रहा है। 1974 से 1994 में 92 पब्लिकेशंस में ये आया है। एंड ऑन एन एवरेज 96 रॉर्शक टेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स में दिखाई दिया है। और 20 ईयर्स पीरियड में जितने भी जर्नल आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उसकी बात कर रही हूँ मैं। रिम जो है, ये MMPI के बाद सेकंड ऐसा असेसमेंट टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रिसर्चर्स के बीच में भी। रिम जो है ये स्पेन, पोर्टुगल, लैटिन अमेरिका, इन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये जो टेस्ट है ये थर्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट माना गया है आफ्टर वेचेसलर एंड MMPI। इंटरनेशनल सोसाइटी जो रॉर्शक टेस्ट की है और प्रोजेक्टिव मेथड्स की है, वो तो 1947 में बनी थी। तब से वो इस टेस्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इसको यूज़ भी कर रहे हैं। निम को अगर हम देखें तो ये ना तो अच्छे से समझा गया है आज तक, और ना ही कुछ क्वेश्चन के ये ढंग से इससे आंसर हमें मिल पाए हैं। इसका ये वैलिड तो है, और कुछ पर्पजेज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ही वैलिड है ये टेस्ट। बट देन आप किस तरह से अपनी नॉलेज को यूज़ करके इसको यूज़ कर रहे हैं और बेनिफिट उठा रहे हैं, वो अलग बात है। यही इन्होंने बताया है। अभी जो रिसर्चेस हो रही हैं उसमें अभी भी साइंटिफिक मेरिट मिलना इसको बाकी है, लेकिन क्योंकि ये बहुत सारी रिसर्चेस में यूज़ होता है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, तो ऑब्वियसली साइंटिफिक मेरिट तो है इसकी, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लेकिन हाँ, सर्टिफिकेशन नहीं मिला इसको कि, लेकिन ये फिर भी साइंटिफिक मेरिट तो ये कैरी करता है अपने साथ। नाउ लास्ट इन्होंने यहाँ पे हमें ये भी बताया है कि अब जिस जिस तरह की रिसर्चेस हो रही है ना, और उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो इसको एज अ साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेंथन ही कर रहा है, ये इसको फेल नहीं कर रहा है। तो आजकल जितनी भी स्टडीज़ आती हैं इसको लेकर, वो यही बता रही हैं, इसको सपोर्ट ही करती है। और इसका जितना जितना कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज़ होता जाएगा, इसके बारे में जितनी भी स्टडीज़ निकलती जाएंगी, उतना ही ये एक अच्छा टेस्ट बनता जाएगा। तो अगर आप करंट स्टेटस की बात करें रॉर्शक टेस्ट की, ये जो असेसमेंट है ये हेल्दी है, विगरस है, पॉइज्ड है, सो दैट जो अभी 21st सेंचुरी की जनरेशन है वो इससे लर्न कर सके एंड इससे बेनिफिट उठा सके। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 2। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपको समझाया, और बाकी सेल्फ स्टडीज़ ऑलवेज मस्ट, वो ज़रूर करें। Thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my videos with the rest of the students. Bye bye.